आपने कहा कि हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष उनको दे दिया, जी नेता प्रतिपक्ष वो थे जी टिकटों का बंटवारा लगभग उनके हिसाब से हो रहा था, सारे फैसले जी उनके बिल्कुल साथ। जी बिल्कुल तो जो कुमारी सैलजा का आपने जिक्र किया, जी तो उनको मनाने की ये जो नेता आपको लगता है कि ये नुकसान कर सकते हैं, जी। विरोध में हैं, जी बिल्कुल इनको साथ लेने की ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल उनकी बनती है। और आप महेंद्र जी एक बात बताइए, आप भी, ये जो परसेप्शन क्रिएट लोगों ने कर रखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराज नेताओं को नहीं मनाया, आप एक बात बताइए, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किससे बात नहीं की? कि भी जैसे कुमारी सैलजा इलेक्शन के दौरान नाराज थी, जी ये बात सार्वजनिक है, लेकिन ये बात क्यों सार्वजनिक नहीं है, ये एफर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं है कि भी देखो जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको मनाने के लिए ये कोशिश। क्यों नाराज थी? कौन सी टिकटें नहीं बटी उनके हिसाब से? अंबाला से चित्रा सरवारा विनिंग कैंडिडेट, कंबोज साहब को मनाने के लिए खट्टर साहब आए, सिटिंग सीएम नायब सिंह सैनी आए, हाँ, और नायब सैलजा सिंह को सैनी मनाने के लिए राहुल गांधी आए। कहाँ ये क्यों नहीं बताते आप? कहाँ आए? कांग्रेस पार्टी का जो बेड़ा गर्क है ना साहब आज तक का, वो किया हुआ इंचार्ज ने, जो इंचार्ज सिस्टम है ना, और ये मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ साहब, वो राइट इन्फॉर्मेशन हाईकमान को देते ही नहीं है। अब ये जिम्मेदारी आप कहते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, भाई सैलजा क्यों थी? भाई एआईसीसी क्या कर रहा था? वो प्रभारी दीपक बाबरिया क्या कर रहा था? बस ये नमस्ते लेने के लिए बनवाया था कि तू 1500 फार्म भरवा दे 90 सीटों पे, और फिर उनके जाके इंटरव्यू ले रहे, उनसे पूछ भी तू बता, खुद पूरी जिंदगी में एमएलए नहीं बनया, 5 बार के एमएलए का इंटरव्यू ले रहा है क्या? आप पूछ के भी बता देना। कभी वीरेंद्र सिंह जी से बात हो, कभी ब्रजेंद्र सिंह जी से बात हो, पूछ के बताना कि क्या भाई जब आप चुनाव लड़ रहे थे और जो निर्दलीय खड़े थे उनको आपने मनाया? किसी को भी। नमस्कार, स्वागत आपका। आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर विक्की धारीवाल जी मौजूद हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए, जिनके बारे में इनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। विक्की जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद महेंद्र जी। विक्की जी, आपका भी धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, स्वागत। विक्की जी, हरियाणा की राजनीति, इस बात के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। मतलब आम घर से लेके तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से लेके टीवी स्टूडियो अखबारों तक में हो चुकी है कि भाई बीजेपी क्यों जीती और कांग्रेस क्यों हार गई। लेकिन अब इसको 1.5 साल का समय बीत चुका है। आज अगर हरियाणा की राजनीति का आप विश्लेषण करते हैं जी, आप जिक्र चर्चाएं सुनते हैं या करते हैं, तो आज हरियाणा की राजनीति आपको कहां खड़ी हुई नजर आती है? आज अगर आंकलन करें आप, तो आपको कहां कांग्रेस नजर आती है, कहां बीजेपी, कहां इनेलो, कहां जेजेपी, और कहां दूसरी पार्टियां? महेंद्र जी, आपके सवाल के अंदर ही आपका आधा जवाब छुपा है। अगर आप खुद के सवाल के बारे में खुद भी सोचेंगे तो आपके पास शायद जवाब हो, लेकिन मैं बता देता हूं जवाब क्या है। कि अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले ही जस्सी पेटवाड़ ने नारनौंद के अंदर रैली की। वो रैली देखिए और आप वहाँ पर जाइए कि भाई हरियाणा का माहौल क्या है। रैली के अंदर जस्सी पेटवाड़ ने एक बात बोली जो बड़ी काबिल तारीफ है, और वो कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को दर्शाती है कि भाई कांग्रेस किस कॉन्फिडेंस के अंदर है, और लोगों का हजूम बताता है कि लोगों के दिल में क्या है, भावनाएं क्या हैं और माहौल क्या है। आपको एचपीएससी के प्रदर्शन बताते हैं कि हरियाणा का माहौल क्या है, आपको बच्चों के इंटरव्यूज़ बताते हैं, बच्चों के आंदोलन बताते हैं, लोगों के परेशानियां बताते हैं कि भाई माहौल क्या है। माहौल सीधा सिंपल साधारण है कि भाई आज भी लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, और अगर कोई भी नेता जब भी उनको अपनी भावनाएं दर्शाने का विकल्प देता है तो लोग खुलकर अपनी भावनाएं दर्शाते हैं। चाहे आप किसी प्रोटेस्ट को देख लो या आप किसी विपक्ष की रैली को देख लो, माहौल वही है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि उस माहौल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कह दो, फिर आपके सोशल मीडिया का मोनेटाइजेशन कह लो, उस भावनाओं का सदुपयोग कौन करे, उन भावनाओं को कलेक्ट करके उसको वोट में बदल कर सरकार को बदले कौन। बात ये है, भावनाएं आज भी वही हैं, माहौल आज भी वही है जो पहले था, लेकिन उन भावनाओं को क्लैब करके उस भावनाओं को क्लैब मतलब सरकार बदलने की लड़ाई कौन? वहीं का मतलब तो ये हो गया ना, वहीं का मतलब तो आज भी बीजेपी जीतेगी।
वहीं का मतलब तो आज भी कांग्रेस नहीं हारेगी। नहीं 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 बीजेपी वहीं जीती का नहीं है। मतलब तो ये जो आप धरने प्रदर्शन गिना रहे हैं या रैलियों की भीड़ गिना रहे हैं, जी ये तो पहले भी होते थे जी जी और शायद इससे ज्यादा थे। महेंद्र जी, मैं आपको तो मतलब ये नहीं नहीं बेअसर होंगे? नहीं नहीं बेअसर नहीं होंगे महेंद्र जी। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो भी सरकार आई है ये कोई लोग लेके नहीं आए हैं, लोगों के साथ खेल हुआ है। ये आपको ही पता, जब आपने कहा कि भाई 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर लोगों को समझ में आ चुका है कि हमारे साथ खेल क्या खेला क्या हुआ था हमारे साथ। क्या खेला हुआ? उनके साथ खेला ये हुआ था कि जो कुछ भावनात्मक कुछ लोग थे, उन्होंने भाई वोट काटो, लोगों को वोट दे दिया, चाहे वो इनेलो के कुछ नेताओं को लगा लो या जैसे लोगों को लगा लो, उनको वोट दे दिया और वो वोटें खराब होगी और सरकार बीजेपी ने अपनी बना ली। कुछ बहुत से ऐसे नेता थे जिनकी टिकटें कट गई और वो जाके अपनी भावना को दर्शाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का ही नुकसान कर दिया, मतलब वो अपने घर के बेदी लंका डागे। कुछ वो लोग थे। ये चीज किस इलेक्शन में नहीं होती, मतलब कोई ये नहीं महेंद्र जी, अलग होती हुआ हर है बार इस है। बार? नहीं ये हर बार हर इलेक्शन की कहानी है? नहीं होता हर बार है, लेकिन अब की बार जो हुआ है ना वो भावनाओं के बिल्कुल विपरीत हुआ है। हर बार क्या होता है मैं बताता हूं आपको कि भाई होता है कि भाई 50-50% माहौल होता है, ठीक है जी। उस 50% माहौल में कोई 5-10% नुकसान कर जाता है, वो अलग बात होती है। लेकिन अब की बार जो माहौल था ना वो 80% माहौल था। किसी पार्टी के पक्ष में 80% माहौल होना बहुत बड़ी बात होती है महेंद्र जी। कोई पार्टी जिसका एक भी सांसद नहीं है हरियाणा के अंदर, उसको लोग 5 सांसद दे देते हैं, वो 6 महीने के अंदर ही अगर आप सरकार लूज कर जाती हैं तो आप खुद ही समझो कि आप मिसमैनेजमेंट के शिकार हुए हैं। नहीं, दो चीजें हैं इसमें जी। एक तो ये कह 80% माहौल, जी इसका क्या पैमाना है? 80% माहौल, इसका पैमाना ये है। दूसरी बात ये है, आपने कहा कि 5 सांसद कांग्रेस ने लोकसभा में जीते थे। जी जी बिल्कुल। तो उस दौरान और 2 जो हारे थे वो हाँ, भी बहुत कम मार्जिन से हारे थे। नहीं वो तो फिर वही वाली बात है, उसी हिसाब से कैलकुलेट तो फिर वो तो जीते हुए को भी गिनवाया जा सकता है। अब अंबाला या हिसार की कोई इतनी मैसिव जीत थोड़ा न थी, तो ये तो उधर से भी कहा जा सकता है। लेकिन बात ये है कि वो जो मुकाबला था वहां पता चल जाना चाहिए था कि भाई ये इतना आसान नहीं है, बराबर की कांटे का मुकाबला है। और वो विधानसभा में हुआ, 0.5% वोटों का अंतर रहा। आप 0.5% देख रहे हैं, हाँ जी। आंकड़े के हिसाब से आपने 0.5% देख लिया, जिसके हिसाब से अगर 0.5% वोट अगर कांग्रेस को आ भी जाती तो आप कितनी सीटें मान रहे कांग्रेस की? ये तो सारा आंकड़ा ही बदल जाता। आंकड़ा बदल जाता ना। हाँ। फिर मैं वही बता रहा हूं आपको महेंद्र जी, किसी के अंदर भी मैं मतलब बहुत लोगों ने कहा कि आपने एक बार देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे की बात बताता हूं। थोड़े दिन पहले आदेश रावल जी हैं, उन्होंने एक डाला कि भाई अगर हुड्डा शैलजा को मनाता, अगर हुड्डा शैलजा को मनाता या मैं हुड्डा की जगह होता तो मैं शैलजा को मनाने जाता, अपने जहाज में बिठाता, घुमाता, हरियाणा घुमाता और ये कहता भाई शाम को उनको घर जाके छोड़ के आता। तो मैंने उनको भी ट्वीट पे भी किया था कि भाई अगर आप शैलजा से जाके पूछना ये बात कि अगर मैं हुड्डा होता और मैं आपको घर लेने आता, क्या आप मेरे साथ चलते? उनका जवाब होता ना। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर नेता तो बड़े बड़े वही हैं जिन्होंने सरकार को खत्म कर दिया। मैंने उनको फिर समझाया कि भाई सरकार बनाने वाले लोग और होते हैं, सरकार खराब करने में आपका योगदान हो सकता है। जो छुटमुट नेता होते हैं, मान लो कि जी महेंद्र जी आपने ना 35% नंबर चाहिए हैं, मैं आपका 1% के साथ नुकसान कर सकता हूं, मैं आपको 34% नंबर नहीं दिलवा सकता। 34% नंबर आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से मिले हैं, जो 1% का नुकसान मैं कर सकता हूं आपको। जितने भी अगेंस्ट टू हुड्डा थे उन सभी वो 1% के ही लोग थे। जो बाकी जितनी परसेंटेज को किसी ने, जितने भी जन भावनाओं को जितने भी जीता है, जितना भी माहौल बनाया वो हुड्डा ने बनाया था। उनका नुकसान करने के लिए वो सारे एकमत हो गए, उन्होंने वो 0.5% का नुकसान कर दिया और सरकार रहेगी। बात मसला इतना ही है। क्यों किया उन्होंने? अभी भाई सबको एक ही होता है कि राजनीति के अंदर सबको ये होता है कि भाई हम अभी वो करें कि भाई मौका पड़ा है, भाई अब की बार अगर हुड्डा आ गया तो अब की बार अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि सारा माहौल ही उन्होंने बनाया हुआ था। क्योंकि दीपेंद्र सिंह ने अपनी पदयात्रा निकाली थी, आपने भी देखा था, 80 के करीब विधानसभाओं में वो गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जन आक्रोश रैलियां की थी, वो भी 70+ हलकों में गए थे। तो एक 76 एज का बुजुर्ग नेता धरातल पर मेहनत कर रहा है और एक राज्यसभा सांसद
धरातल पर मेहनत करता है, लोगों को जोड़ता है, घर घर जाकर लोगों के घरों में बैठता है, लोगों की भावनाएं समझता है, उनकी भावनाओं को कोलैब करके वहाँ के नेताओं को मजबूत करता है। और उस भावना को समझते हुए नेताओं को सबको ये था कि भाई, और हाईकमान का भी विश्वास था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी उनको दे दिया गया था, सारी उनकी यात्राएं भी बिल्कुल ऑफिशियल थी। तो उनको पता था कि भाई अब की बार अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हुड्डा या हुड्डा की फैमिली में से उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। और इनको अगर अब की बार नहीं रोका गया, अब की बार इनको नहीं रोका गया, तो ये फिर हमारी राजनीति तो गई साइड 10-15 साल। क्योंकि जब भी हुड्डा साहब आएंगे तो मैं आपको गारंटी अश्योर कर देता हूं महेंद्र जी, जब भी वो आएंगे 10 साल के लिए, वो जाएंगे नहीं फिर। अच्छा, मतलब अभी भी आपको उम्मीद नजर आती है? बिल्कुल, अच्छा, लेकिन मैं 100% उम्मीद है। मैं आपकी बात में 100% उम्मीद है। आपकी बात में से एक सवाल है। आपने कहा कि हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष उनको दे दिया जी, नेता प्रतिपक्ष वो थे जी, टिकटों का बंटवारा लगभग उनके हिसाब से हो रहा था, सारे फैसले उनके हिसाब से। जी बिल्कुल। तो जो कुमारी सैलजा का आपने जिक्र किया जी, तो उनको मनाने की, ये जो नेता आपको लगता है कि ये नुकसान कर सकते हैं या विरोध में हैं, जी बिल्कुल, इनको साथ लेने की ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल उनकी बनती है। और आप महेंद्र जी एक बात बताइए, आप भी, ये जो परसेप्शन क्रिएट लोगों ने कर रखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराज नेताओं को नहीं मनाया, आप एक बात बताइए, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किससे बात नहीं की? क्या किसी के पास इस बात का रिकॉर्ड है? मैं बिल्कुल श्योर हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर किसी से बात की, हर किसी को मनाने की कोशिश की। और आप देखेंगे कि विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत से नेताओं को तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज़ाद लोग खड़े थे, चाहे उसमें संपत सिंह आ गया था, चाहे वो अम्बाड़ा से आ गया था, चाहे वो सडोरा से आ गया था, बहुत से लोगों को मनाने गए, बहुत से लोग बैठ गए, बहुत से लोग नहीं बैठे। अब उचाना में भी ये परसेप्शन फैलाया हुआ है। उचाना के विधानसभा चुनाव के अंदर यही परसेप्शन फैलाया गया। जब हार हुई तो वीरेंद्र सिंह के परिवार ने यही परसेप्शन फैलाया कि मेरे को तो हुड्डा ने हरा दिया। तो महेंद्र जी आप एक बात बताना, 2009 में वीरेंद्र सिंह 2009 तक, 2005 से 9 तक 2000 मंत्री थे, 5 से 9 वित्त मंत्री थे। उचाना हल्के से विधायक थे, मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। और मेरे हिसाब से वित्त मंत्री के पास जो पावर होती है और हुड्डा के सरकार में वित्त मंत्री के पास जो पावर हो, शायद बीजेपी के वित्त मंत्री के पास भी उतनी पावर नहीं है। उसके बावजूद भी वो चुनाव हार जाते हैं। आरोप लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को हरा दिया। आरोप तो तब भी यही था, आरोप यही था। फिर बात आ जाती है 2014 की, वो 2014 में बीजेपी में चले गए, सांसद बन गए हिसार से वीरेंद्र सिंह जी, केंद्र में मंत्री बने और अपनी मिसिज को उचाना से ही विधायिका बनाया, विधायिका बन गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मतलब इतनी वो कांग्रेस में थे, उनकी इतनी हवा नहीं थी उन पे इल्जाम लगाया जा सके या जीत का श्रेय दिया जा सके। अब 2019 का समय आ जाता है जी, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी की पत्नी चुनाव हार जाती है साहब, बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हार जाती है। इल्जाम लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। नहीं, आप सुनो, आप याद करो, किसी से पूछो जाके, उन्होंने कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने एक आदमी को खड़ा करे, अगर ये ना खड़े होता ना तो भाई अपना वो इल्जाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। फिर आगे बात आ जाती है, उनका बेटा फिर सांसद बन जाता है हिसार से सांसद बन जाता है। दोबारा चुनाव आता है, कांग्रेस पार्टी की लहर है, वो कांग्रेस में आ जाते हैं। कांग्रेस की हवा देख के, क्योंकि ये बड़े नेता, इनको पता होता है, वो राजनीति में कहते हैं कि बहुत से नेताओं के बारे में कहते हैं कि इनको राजनीति नहीं, जब वो आए थे, जब वो 2024 में आए, जब वो आए थे तब हवा नहीं थी कांग्रेस की, तब तो राम मंदिर वाला माहौल था। नहीं, बिल्कुल राम मंदिर वाला माहौल था। तो उस टाइम तो स्थिति ऐसी थी नहीं कि भी यूं लगे कि भी हवा कांग्रेस की है। क्या फिर राम मंदिर के माहौल में किसी भी नेता ने, हुड्डा परिवार के अलावा किसी भी नेता ने फील्ड में उतरने की कोशिश करी? नहीं, वो अलग चीज है। इकलौते भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस माहौल में वो आए, उस माहौल को बनाया। माहौल में वो था कि उस टाइम तो ये था कि बीजेपी का जबरदस्त माहौल है। उस टाइम ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ दी, क्योंकि उनको पता था कि भाई तुम्हारा यहाँ से अभी, मैं आपको बताया तो है मैंने कि बड़े बड़े सीनियर नेता हैं, मैं उनके बारे में सीधा तो नहीं ऐसा कुछ कह सकता, लेकिन उनको पता है राजनीति का, कि उनको राजनीति की हवा का पता होता है, भाई कौन सी हवा किस साइड चलेगी। उनको पता था, वो कांग्रेस में आ गए। तो 2024 में अपने बेटे की टिकट के लिए उन्होंने कोशिश करी। सभी करते हैं, सभी को करनी चाहिए, अधिकार भी बनता है, IAS बढ़नी भी चाहिए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। सिटिंग MP थे, लेकिन उनकी टिकट कट गई। अब वो टिकट कट गई तो उचाना से चुनाव उन्होंने लड़ा। उचाना वही असेंबली जो उनकी पैतृक असेंबली है, जहां से उनके पिताजी वित्त मंत्री बने
वहाँ सेवाएं की, वहीं जमे, वहीं पढ़े, वहीं उनका बुढ़ापा और वहीं उनका बचपन। बावजूद इसके भी वो इतनी हवा में, जो 2-5 सांसदों के बाद तो फुल हवा थी हरियाणा के अंदर, उसके बावजूद भी वो चुनाव हार जाते हैं 2 से, मतलब 2200 वोटों से, 32 वोटों से, 32 वोटों से, 32 वोटों से चुनाव हार जाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे महेंद्र जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, आपने सारा, मतलब आपका भी बहुत बड़ा एक सर्किल है, सारे लोग आपसे बात करने आते हैं, मेरे जैसे पता नहीं लोग कितने लोग आपके पास अपना अनुभव दे के जाते होंगे, सबसे बातचीत करते हैं आप। ईमान से बताना, क्या आप पूछ के भी बता देना, कभी वीरेंद्र सिंह जी से बात हो, कभी ब्रजेंद्र सिंह जी से बात हो, पूछ के बताना कि क्या भाई जब आप चुनाव लड़ रहे थे और जो निर्दलीय खड़े थे उनको आपने मनाया? किसी को भी, काला को मनाया हो, चेयरमैन को, मंडी वाले को मनाया हो, भाई इसको गोगड़िया को मनाया हो, किसी को भी मनाया हो, एक से भी बात की हो तो आप मेरे को बता देना। पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती थी। अब महेंद्र जी, क्या लोग परसेप्शन क्या क्रिएट कर रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी थी जी। अगर मैं गारंटी देता हूं महेंद्र जी, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी थी और उन्होंने बिल्कुल मनाने की कोशिश भी की है। अब किस किस को मनाएं जी? अब वो जिसके पास वीरेंद्र गोगड़िया का कहते हैं, वीरेंद्र गोगड़िया हुड्डा साहब का आदमी था। अब भाई हुड्डा साहब के तो हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा में और 7 के 7,000 गाँव में लोग हैं। वो तो धरती पे काम करने वाले नेता हैं भाई, उनके तो लोग मिलेंगे ही। अब उन्होंने अपने आदमी से बात की होगी कि भाई आप वीरेंद्र जी आप बैठ जाओ, और भाई सरकार जब आवेगी तो सरकार में 1400 पद होते हैं, मैं आपको कोई ना कोई बढ़िया पद दे दूंगा, आपका MLA सी भी बढ़िया चलेगी। तो उसका जो जवाब था तो बहुत सोना जवाब था, जहां तक मुझे जानकारी है, मैं बिल्कुल श्योर भी हूं इस जवाब के लिए, कि भाई अगर मैं आज बैठ जाता हूं जी, जो 30, 32, 35 हजार जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे हल्के के, मेरे चाचे ताऊ जो 10 साल तक मेरे साथ रैलियों में गए हैं, जिन्होंने मेरे को चंदा दिया है, भाईचारे का चुनाव था उसका, तो उसके साथ तो कोई पार्टी नहीं खड़ी थी, भाईचारे ने उसको चुनाव लड़वाया। वो कह रहा है कि जिस भाईचारे ने मेरे को चुनाव लड़वाया, 32,000 लोगों ने मेरे को चुनाव लड़वाया, मैं इन 32,000 लोगों को क्या बोलूंगा कि भाई वीरेंद्र के छोरे को जाकर दे दो जी आप वोट, जिसके खिलाफ मैं 10 साल से राजनीति कर रहा हूं। आप ही बताओ महेंद्र जी, आप प्रिंसिपल तो होते होंगे ना किसी पॉलिटिक्स के, थोड़े बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल तो होते ही है ना। आप एकदम से अपने लोगों को ये नहीं कह सकते कि जिसके खिलाफ में अब मैं सुरजेवाला के खिलाफ राजनीति करता हूँ कैथल में, मैं मेरे साथ 20-25 हजार लोग लगा लिए, मैंने सुरजेवाला के खिलाफ खड़ी कर लिए 10 साल तक, और कल को सुरजेवाला के खिलाफ मैं जब जाऊं, मेरा माहौल बने, 20-25 हजार लोग मेरे साथ खड़े हों, और मैं ये कह दूं कि ना जी मेरे पास तो साहब का फोन आ गया, और 20-25 हजार लोगों तुम जाकर इसकी रणदीप की वोट डाल दो, लोग पता क्या कहेंगे, तू चला जा, दफा हो जा यहाँ से। राजनीति को उसी दिन ताला लग जाएगा, और कोई भी जमीनी स्तर पे काम करने वाला नेता अपनी राजनीति को ताला नहीं लगाएगा जी साहब, किसी के भी कहने से नहीं लगाएगा, और लगाना भी नहीं चाहिए। और तब तो बिल्कुल भी लगाना चाहिए कि जो खुद प्रत्याशी खड़े वो आपसे बात ही ना करे। जिसके पास 32,000 वोट आए वीरेंद्र सिंह गोगड़िया के पास, वो क्यों मानेगा जी, बिना मनाए क्यों मानेगा? मतलब महेंद्र का और मेरा चुनाव है, मनाने मेरे को फलाना आए, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। आप पूछना है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, नहीं, मैं अगर कोशिश होगी, मेरी बात होगी, पूछना कि भाई किसी को भी 3 में से किसी को भी मनाया हो, किसी एक को भी मना लेते महेंद्र जी, 32 का तो आंकड़ा था, पार कर जाते, जी जाते। बिल्कुल। कब तक आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे इस बात का दाव ठोकोगे? लेकिन अभी क्या है कि ब्रिजेंद्र सिंह की जो एक पॉजिटिविटी है वो ये है ना, चुनाव हार गए जी, हारते ही वापस फील्ड में निकल लिए जी, यात्रा निकाल रहे हैं वो पूरे हरियाणा में, बिल्कुल ठीक है। और अभी परसेप्शन उनके बारे में यही है कि भी इकलौता आदमी है जो जमीन पे राहुल गांधी की तरह मेहनत कर रहा है। जी बिल्कुल महेंद्र जी। अब मेरा भी एक सवाल है महेंद्र जी आपसे। मैं मानता हूं कि भाई ब्रिजेंद्र सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको जानता हूं, वो भी मुझे जानते हैं, बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, और पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में होना मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन वो अच्छे नेता नहीं है, ये मेरा सुझाव भी लगा लो या उनका क्रिटिसिज्म लगा लो, मैं बिल्कुल खुल के करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे
जानकार हैं वो मुझे मेरा इंटरव्यू सुनेंगे तो 100% उसको सजेशन के तौर पे लेंगे, क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं लेंगे। इतना मैं भी श्योर हूं उनके बारे में, उनकी क्या personality के हिसाब से। क्या वजह है, आपको क्यों नहीं अभी उन्होंने अच्छे इंसान हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं फील्ड में उतर जाता हूँ, फील्ड में जाके मेहनत करते हैं। लेकिन जो भी उनकी राजनीति को डिजाइन कर रहा है, चाहे उनके फादर साहब हैं या उनका कोई भी एडवाइजर है, वो गलत कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है महेंद्र जी, ये यात्रा जो है सद्भाव यात्रा है, इस सद्भाव यात्रा की कवरेज कोई भी देखना आप, इनके बयानात देखना आप, कुछ भी इनकी कहीं भी जाके कोई भी इन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दी हो वो सुनना आप, कहीं भी सद्भाव की बात ही नहीं है। कहीं भी बातें क्या हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, बातें तो हैं सारी, लेकिन वो जो आप कह रहे हो ना कि वायरल जो बयान होते हैं, जो क्लिप जो छोटी छोटी काट के वायरल की जाती है, वो दूसरी होती है, वो फिर मीडिया वाले अपने हिसाब से उठाते हैं ना। अब बातें तो एक जगह पे 20 मिनट 30 मिनट का स्पीच होता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं आपको, मैं वही कह रहा हूं। मैंने को सजेशन भी दिया है कि भाई आपके मंच को, जो सद्भाव यात्रा का जो मंच है, उसको पॉलिटिसाइज मत करो। अब कुलदीप शर्मा जैसे लोग जो पूरे हरियाणा में हार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो उनके मंच पे जाते हैं और अपने अंदर का जितना भी जहर होता है ना जी, सद्भाव यात्रा के मंच पे जाके उगलाते हैं। अब सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? ब्रजेंद्र सिंह जी का होता है। अब मैं उनका क्रिटिसाइजर नहीं हूं। मैं हमेशा मेरी एक थ्योरी होती है जिंदगी में, मैं हमेशा ही शुभचिंतक होता हूं सबका। मैं कभी किसी का आलोचक हुई नहीं। बस मेरा जो कहने का तरीका है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसलिए बहुत लोगों को मैं आलोचक लगता हूं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ब्रजेंद्र सिंह जी जिस भावना के साथ, जिस सोच के साथ यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर ही उनको फोकस रखना चाहिए, जोड़ना चाहिए लोगों को, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। लोगों के घरों में जाके बैठो। आप क्या कर रहे हैं, 5-10-20 किलोमीटर चल भी रहे हैं तो फिटनेस और फिटमेंट की यात्रा होगी। इसमें सद्भाव कहां से आ गया? फिर तो ये तो राहुल गांधी ने फिर यही किया। नहीं, राहुल गांधी ने लोगों की बातें सुनी है जी। तो फिर लोगों ने लोगों ये क्या बिल्कुल लोगों से बात ही नहीं करते और मैं वही तो पूछ रहा हूं जी, कहां किन लोगों के पास बैठे आप? कौन सी बातें सुन के आपने लोगों को बदल दिया? आप क्या कह रहे हैं कि जी जेपी तो जी नंगड़ था जी, जेपी तो जी हमारा बरकरी करे करा था जी। ये कोई बयान होते हैं क्या जी? ये सद्भाव यात्रा के बयान है क्या है जी? ये तो अब जिसने हमारे को हराया उनको तो लोग देख लेंगे, ये कोई बयान है क्या साहब? ये बयान नहीं होते हैं। आप उस 2024 के इलेक्शन के बाद जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप 2029 की तैयारी करो ना साहब। उसमें उनकी आलोचना जिनकी करते हो ना आप, उन्होंने तो सबसे ज्यादा मेहनत कर रखी है। उन्होंने तो आपसे पहले ये यात्रा निकाल ली। उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनसे पहले यात्रा निकाल ली, इनसे ज्यादा लोगों से मिल लिए, इनसे ज्यादा आज भी फिर रहे हैं। जितनी ये सद्भाव यात्रा के दौरान फिरते हैं, शायद इतनी दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी डेली फिरती है। उतनी दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी डेली फिरती है जी। उतने लोगों से डेली मिलते हैं, शादी ब्याह मरगत सामाजिक कार्यक्रम। लेकिन क्रिटिसाइज करने का उनका मंच नहीं है। उनका मंच है सद्भाव लाने का, सभी कांग्रेसियों को एक करने का, जिसमें मेरे कैसे एक करेंगे? कांग्रेसी तो आते नहीं उनकी यात्रा में, बहुत सारे तो खासतौर पे नहीं। दीपेंद्र हुड्डा की आप बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी उनके नजदीक के नेता तो उस यात्रा के नजदीक से नहीं निकलते। नहीं, अभी सुनो जी, अब उनके फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगी ना कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं फील्ड पे, आने में, आके हाजिरी लगाने में, साथ देने में क्या दिक्कत है? अब सुनिए इस बात का जवाब, मेरे पास जवाब है इस बात का भी। ब्रजेंद्र सिंह जी से किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा जी कौन कौन नेता आएंगे? आपने सद्भाव यात्रा निकाल रहे हो, आपका मंच है, कौन कौन नेता आएंगे? बयान आता है साहब कि मेरे को तो एक बार सबको कहना था, जिसका जी करे आए, जिसका जी करे ना आए। अब एरोगेंस, मैं कहता हूं जी, राजनीति के अंदर एरोगेंस की कोई जगह ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, जो उनके पिताजी का ख्वाब है। आज तक भी एरोगेंस नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस मुख्यमंत्री के बेटे हैं, 5 बार के सांसद हैं, आज तक भी एरोगेंस नहीं है जी। नहीं, ये एरोगेंस नहीं थी क्या? जो मैं वहां पे बात आधी रह गई थी कि भी जैसे कुमारी सैलजा इलेक्शन के दौरान नाराज थी जी, ये बात सार्वजनिक है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल सबको पता है, ये टेलीविजन किस बात की नाराज थी? एक सेकंड, लेकिन ये बात क्यों सार्वजनिक नहीं है, ये एफर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं है कि भी देखो जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको मनाने के लिए ये कोशिश की? नहीं, क्यों नाराज थी? उनके हिसाब से टिकटें नहीं बटी। कौन सी टिकटें नहीं बटी उनके हिसाब से? अंबाला से चित्रा सरवारा विनिंग कैंडिडेट,
शैलजा जी आती हैं अपने एक पता नहीं क्या नाम है, मेरे को नाम भी नहीं पता, परिमल परी जो भी है जी, आज उसको जिलाध्यक्ष भी बना दिया है शायद, है ना, वही है ना शायद ना, मोस्ट प्रोबेबली वही आदमी है, एक ही आदमी, उसी को टिकट है, उसी को जिलाध्यक्ष बना दिया। उसको टिकट दिलवा देते हैं जी। चित्रा सरवारा विनिंग कैंडिडेट पिछले दो प्लान से, वो लगा हर बार चित्रा सरवारा की नहीं चल रही है तो जी किसको टिकट मिलेगी जी। अब अगली सुनो साहब, आप सडोरा की टिकट किसकी टिकट है बताइए? शैलजा की। हाँ जी। शैलजा जी वहां रैली करने जाती हैं, हल्का फुल्का प्रोग्राम करके, पता नहीं रैली करने गई भी नहीं गई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाना पड़ा उन्होंने उस कैंडिडेट को, उन्होंने उनको बुलाया, और बुलाने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ब्रिजपाल छप्पर के अगेंस्ट, ब्रिजपाल छप्पर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर का आदमी था, उसके खिलाफ बयान दे के आए, फिर जाके वो रेणु बालाजी जीते। और आज भी आप जाना मैं विधायिका जी को पूछना कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आपकी जीत में कितना बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने लोगों को मजबूत करना पड़ता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं नेताओं से, आप मुख्यमंत्री का ख्वाब देखें, बिल्कुल आपका गलत टिकटें बंटवाने का या हरवाने का ये आरोप तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सबसे ज्यादा है। नहीं, भूपेंद्र सिंह सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पे कितना क्रिटिसिज्म हुआ, नहीं बिल्कुल, बहुत सारे हलकों से लोगों ने कहा कि भी ये जो सिटिंग विधायक है इसकी बहुत नेगेटिविटी है, टिकट बदल दो, किसी को दे दो। नहीं, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि भाई सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जिसका भी था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, तो वो भी गलत था, इसमें मुझे मानने में कोई दुराई नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। लेकिन बात ये मैं वही कह रहा हूं कि जब भी चर्चा होती है वो पीछे की बातों में चली जाती है। आज आपको क्या लगता है कि भी कहां खड़ी है कांग्रेस, कहां खड़ी है बीजेपी? कुछ सुधार नजर आता है? क्योंकि देखो इलेक्शन होगा ना, ये तो होगा, आप कांग्रेस की गिनवाने लग जाते हैं। क्या बीजेपी में ऐसे नेता नहीं थे जो बीजेपी को हरवाने के लिए काम कर रहे थे? उनकी नाराजगी सार्वजनिक तौर पे देखने को नहीं मिली थी? बिल्कुल मिली थी। क्या रामविलास शर्मा, कितने बयान उनके आए, रामविलास शर्मा लगाओ, कंबोज जी लगाओ, वो बल्कि वो पार्टी छोड़ गए, ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो छोड़ गए थे पार्टी छोड़ गए थे। ये जैन साहब की फैमिली थी, ये इधर से सोनीपत से, नहीं ये तो सारी चीजें तो उधर भी हो रही थी ना। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, लेकिन इसमें क्या था जी महेंद्र, लेकिन वो जो पहले पॉइंट आ फर्क देखो क्या है, मैनेजमेंट वर्सेस मिसमैनेजमेंट का इलेक्शन था। कंबोज साहब को मनाने के लिए खट्टर साहब आए, सिटिंग सीएम नायब सिंह सैनी आए, हाँ, शैलजा को मनाने के लिए राहुल गांधी आए। कहाँ? ये क्यों नहीं बताते आप? कहाँ आए? असंध के अंदर राहुल गांधी जी आए शैलजा को मनाने के लिए, शैलजा का हाथ पकड़वाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ऐसे मिलवाया, नहीं मिलवाया, आप वीडियो देखो, नहीं वो ठीक है, उससे क्या अब भाई और क्या मनाए जाके? ऐसा थोड़ा नहीं होता कि बैठा लो उनको, क्या दोनों नेताओं से बातचीत आपको बैठा लो, नहीं आपको नहीं लगता या फिर कार्रवाई कर दो? नहीं हाँ, अब कार्रवाई पे बात आ जाती है। पता है क्या है, कार्रवाई पे बात अगर राहुल गांधी ने उनको कार्रवाई कौन करे? पहले तो ये रैली पे कोई मंच नहीं है उनको मिलवाने का, आपने हाथ मिलवा दिया तो हो गया जी सारा सब कुछ। भाई अगर आप सच में चाहते हो कि भी ये दोनों नेता मिलके काम करें, हमें हरियाणा की वो निकालनी है, सरकार बनानी है, तो बैठा लो दोनों नेताओं को। क्या राहुल गांधी को पता नहीं होगा कि भी इन नेताओं के बीच में टेंशन चल रही है और इससे नुकसान हो रहा है? सबको साफ नजर आ रहा था, बैठा लेते। सुनो, फिर अगर जो राहुल गांधी की बात नहीं मानता उस पर कार्रवाई कर देते। इलेक्शन में नहीं कर सकते, ठीक है भाई नुकसान हो जाएगा, इलेक्शन के बाद कर देते। अभी 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 इसका जवाब मैं बता देता हूं जी। अब भूतकाल में तो अब क्या ही जाए, लेकिन ऐसा ही सेम टू सेम माहौल है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर भी कोई कुमारी शैलजा है, पंजाब के अंदर भी कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पंजाब के अंदर भी कोई दीपेंद्र है, कोई ब्रजेंद्र है, कोई हर स्टेट में वहां पे 5-7 जो 10 नेता हैं, उनके बीच में भी ऐसे ही एक टेंशन है कि भाई वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते, सबको मुख्यमंत्री बनना है। आपको पता है कि जैसे हरियाणा में बिश्नोई को मुख्यमंत्री बनना था, वहां जाके बेशक विधायक ना बनो। कांग्रेस में सबको मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी में जाके चाहे वो एमएलए भी ना बने। अब पंजाब के अंदर जो राहुल गांधी जी आए कल, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे के गए हैं, और मैं ये मानता हूं कि अगर ऐसा ही कोई स्टेटमेंट और ऐसा ही कोई सच में ही रियल एक्शन अगर हरियाणा में हो जाता तो आज हम सरकार में होते और बीजेपी की सरकार ना बनती। उन्होंने वहां पे कहा कि भाई पार्टी सबसे ऊपर है, कार्यकर्ता सबसे ऊपर हैं, आप एक लाइन में चलोगे तो बढ़िया है, कोई नहीं चलेगा तो हम आपको रिजर्व में बिठा देंगे। अब अगर ये बात हरियाणा में कह देते किसी को तो शायद बात इज्जत बच जाती। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ये बात है ना राहुल गांधी,
पिछले मेरे ख्याल से साल 2 साल से हर जगह चिपका रहे हैं। ये गुजरात में उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये बयान दिया था कि भी कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई कर देंगे। उस टाइम पे भी मैंने ना कांग्रेसियों में एक बड़ी नई किस्म की ऊर्जा देखी थी कि भाई ना अब तो बहुत बड़ी क्रांति कर देंगे राहुल गांधी। यही था ना, जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं हर साल महाधिवेशन, उसमें भी ये बात कही जाती है। हरियाणा में अभी जो शिविर लगा था इसमें भी यही बात कही गई थी। पॉइंट सही है लेकिन आपका। बात ये है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी हो गई, रैली में बोल दिया, क्या हो गया उससे? उसके बाद जो आपने स्टेटमेंट दी है, इसको लागू करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई आपने देखी हरियाणा में? फॉर एग्जाम्पल, एक कमाल का एग्जाम्पल हरियाणा में है कि जी एक तरफ तो कांग्रेस विधानसभा के भीतर खड़ी होकर नौकरियों का मुद्दा उठा रही है, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके एक वरिष्ठ नेता बाहर मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस में इतना बुरा हाल था नौकरियों के मामले में। मतलब आपकी तो कहीं को आज सारी कैप्टन अजय यादव। अच्छा जी, अभी मैं क्या कहता हूं, अब ये जो एक्शन लेने वाले जो लोग हैं साहब, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है। हाँ। वो कौन है जी? एआईसीसी के लोग हैं। अब एआईसीसी के लोगों ने तो खुद 12 टिकटें बांटी दी, वो 12 के 12 हार गए। अब मैं क्या कहता हूं कि भाई एआईसीसी में भी क्या है? ये तो राहुल गांधी है ना, ये तो तय करते तो राहुल गांधी है। नहीं एआईसीसी में कौन बैठेगा? मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट कहूं जी, आपको बिल्कुल स्पष्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे कांग्रेस से कभी टिकट मांगनी नहीं है। मैं कांग्रेस में कभी वैसा मेरा कोई प्लान है नहीं है, इसलिए और हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आलोचक नहीं है, शुभचिंतक हैं। कांग्रेस पार्टी का जो बेड़ा गर्क है ना साहब आज तक का, वो किया हुआ इंचार्ज ने। जो इंचार्ज सिस्टम है ना, और ये मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं साहब, कभी भी देख लो आप, इंचार्ज आएगा जी, वो आते ही सबसे पहले तो नेताओं को दबाने की कोशिश करेगा। जिसको एक्चुअल में जानकारी है, मान लो कि महेंद्र को पता है किसी चीज के बारे में, महेंद्र से तो नहीं पूछेगा, पूछेगा विक्की से, महेंद्र को छोटा दिखाने के लिए। महेंद्र कोशिश करावे मैं इसको ओबलाइज कर लूं, भाई फुफा को ये मान जा कुकरन कुकरे, इसको कुकर कुकरे आप बात कर लें। नहीं जी, ये तो पहले ही मजबूत है जी, इसको मजबूत करना है। मजबूत से मजबूत नहीं मिलेगा आके, नहीं, कमजोर को मजबूत करो आके, ये उनकी थ्योरी होती है इंचार्ज लोगों की। हरियाणा में भी आपने देखा होगा, दीपक बावरिया जैसा नाश कोई नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, दीपक बावरिया जैसा वाहियात नेता कांग्रेस पार्टी को मिल ही नहीं सकता। वो दिखे इलेक्शन के टाइम गायब हो गया। मैं कह रहा हूँ उसको मिल ही नहीं सकता। अब तक सार्वजनिक जो नाश वो करके गया, कोई नहीं करके जा सकता। अब दूसरा और बताता हूं मैं आपको, और भी इंचार्ज गिनाता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूं। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऐसे इंचार्ज आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होता है जी, स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि जी भाई एक लड़का प्रेसिडेंट है जी, सुमित, अपने जींद का लड़का है, भाई सुमित प्रेसिडेंट बनेगा। उससे पहले अनुराग, भाई अनुराग प्रेसिडेंट बनेगा जी। इंचार्ज आते हैं जी एनएसयूआई के, ना जी करे, इसको तो नहीं देंगे जी। इंचार्ज कन्हैया कुमार? नहीं, कन्हैया कुमार तो नेशनल इंचार्ज हैं। अच्छा। वो बनाते हैं चंडीगढ़ का इंचार्ज, जो कन्हैया कुमार जी को रिपोर्ट करता है। हाँ जी। वो कैसे ओबलाइज होते हैं हमारे को नहीं पता। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ भाई, लेन देन का ही मामला, बाकी तो कुछ होता नहीं जी। कोई फॉर्चुनर दे देता होगा, कोई साइकिल दे देता होगा, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई टी शर्ट पे, पता नहीं क्या क्या। मैं ये इस बात पे नहीं जाऊंगा। मतलब कि जो इंचार्ज है ना, जो इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन को हाईकमान तक पहुंचाने वाला जो दूत है ना, वही गलत है कांग्रेस का। नहीं, उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है जी नेशनल वाले लोग। हाँ तो वही तो ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अपॉइंट राहुल गांधी करते हैं। अभी सुनो, कमाल गांधी फैमिली करती है। कमाल नेशनल वाला कौन? महेंद्र जी कमाल सुनो, ऐसे तो दीपक बावरिया ने कराया था, इससे पहले ऐसे बंसल जी ने किया था कार्रवाई। बंसल जी भी ऐसे करते थे, जो अच्छा प्रवक्ता होता था उसको पैनल में नहीं भेजना, अपने कोई खास करीबी को पैनल में बिठा देना। ऐसे होता है। अभी जब तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रभारी कल्चर को नहीं बदलेगी, प्रभारी कल्चर को दुरुस्त नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का भला होना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। इसके पीछे का रीजन सिंपल है जी। आपने सोच लिया महेंद्र जी कि भाई मेरे को कुरुक्षेत्र बैठ के और पूरा हरियाणा देखना है, और आपने लगा दिया कोई ऑब्जर्वर भिवानी का, आपने लगा दिया कोई ऑब्जर्वर अंबाड़े का, अपने ऑब्जर्वर लगा दिया मेवात का। जब तक आपने ऑब्जर्वर लगाया ट्रस्ट करके, जब तक ऑब्जर्वर ट्रस्ट, जो ट्रस्टवर्दी जो ऑब्जर्वर आपने लगाया है वो राइट इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, तो आप कोई भी नीति और नीयत अच्छी नहीं रख सकते।
आपकी नीति भी फेल होगी, आपकी नीयत भी फेल हो जाएगी। सिंपल सी थ्योरी है जी साहब पॉलिटिक्स की। अब इनके जो प्रभारी आते हैं यहाँ पे, वो राइट इन्फॉर्मेशन हाईकमान को देते ही नहीं है। अब ये जिम्मेदारी आप कहते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी भाई, शैलजा क्यों थी भाई? एआईसीसी क्या कर रहा था? एआईसीसी क्या कर रहा था? वो प्रभारी दीपक बाबरिया क्या कर रहा था? किस लिए बनाया था? बस ये नमस्ते लेने के लिए बनवाया था कि तू 1500 फार्म भरवा दे 90 सीटों पे, और फिर उनके जाके इंटरव्यू ले रहे, उनसे पूछ भाई तू बता। खुद पूरी जिंदगी में एमएलए नहीं बनया, 5-5 बार के एमएलए का इंटरव्यू ले रहा है। ये प्रभारी हैं जी, 5-5 बार के बने हुए एमएलए के इंटरव्यू लेता है दीपक बाबरिया, जिंदगी में कभी एमएलए नहीं बनया। ये प्रभारी कल्चर है साहब। मैंने देखा जी एनएसयूआई में, वो अनुराग जीत्या तब भी अकल नहीं आई। दूसरी बार सुमित खड़ा हो गया, अपने जींद का लड़का पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़े हो गया, प्रभारी को 20 बार मैं खुद जाके समझा के आया जी। मैं कन्हैया कुमार जी को जाके समझा के आया कि जी जीतेगा लड़का पक्का, एनएसयूआई में इंटरेस्टेड है जी। और वो एनएसयूआई में से जीतते कोई एनएसयूआई में टिकट थोड़ी नहीं मिलनी थी बेचारे को। वो तो ठीक है जी भाई, कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं भाई, कांग्रेस में राजनीति करनी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी थे भाई, चलो आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ भाई एमपी साहब की सेवा कर लेंगे, अपने पार्टी में कुछ काम कर लेंगे भाई, पार्टी का नाम होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। प्रभारी कहता नहीं जी मुझे पता है ये तो जीतेगा नहीं, इसको तो टिकट देंगे नहीं, जिसको टिकट दिए उसके आते हैं 1200, सुमित के आते हैं 3000 250। अब ये हिसाब है जी। मैंने तो दीपक बाबरिया को भी देखा, मैंने तो बंसल को भी देखा, मैंने तो एनएसयू के प्रभारियों को भी देखा, यूथ कांग्रेस के प्रभारियों को भी देखा। आप सब देखना, जब तक कांग्रेस पार्टी महेंद्र जी प्रभारी कल्चर को चेंज नहीं करेगी, प्रभारियों को भार मुक्त नहीं करेगी जब तक, या ये जो जिनको दूत बना के भेजा जाता है इनकी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का भला नहीं हो सकता। क्योंकि राहुल गांधी अच्छा सोच सकते हैं, नहीं कैसे, अब फिर वही वाली बात होगी ना, अगर कैसे का तो अच्छा सोचना और मतलब अच्छा करना, सोचता तो पता नहीं कौन कौन घटिया से घटिया आदमी बहुत अच्छा सोचता है जी, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, उससे फर्क ही नहीं पड़ता ना। जब वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता, एक्शन में चीजें नहीं आती, तब तक क्या फायदा? मैं कोर्स ऑफ एक्शन की बात बता देता हूँ महेंद्र जी। अभी राहुल गांधी ने पंजाब में आके बयान दे दिया कि भाई मैं हम बख्शेंगे नहीं भाई। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी मैं बताता हूं आपको। जो जिन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए ना, वो लोग सबसे पहले प्रभारी को पटाएंगे। ये आप हमारी जानकारी ऊपर नहीं जानी चाहिए, जबकि प्रभारी का काम है कि ये गलत करे इसको ठोको। अब वो कैसे मनाते हैं, कैसे क्या तरीका है उसका, उस पर मैं नहीं जा सकता जी, मुझे नहीं। उसमें भी कई चीजें ये हैं ना। अब देखो क्या है कि कांग्रेसियों की तो जो रीति नीति समझ, उनकी एक्टिविटीज ये तो सार्वजनिक रहती है। ऐसा है नहीं कि भी प्रभारी ही बताएगा तो ही राहुल गांधी को पता चलेगा, ये तो रोज अखबारों की मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। नहीं तो दूसरा का रोड़ा नहीं है जी, मैं वही तो कह रहा हूं आपको। सुर्खियां तो यही कहती हैं कि भाई, सुर्खियां तो ये कह रही थी कि जी आपको चित्रा सरवारों को टिकट देनी है। हाँ, तो फिर प्रभारी और जब चीजें बदलती हैं तब का रोड़ा है जी, मैं वही कह रहा हूं आपको। अच्छा, सुर्खियों कल्ली जानकारी का रोड़ा नहीं है, उसके लिए तो वही बात है ना जी। अब सबको पता है कि जब हमने फॉलो अप करने के लिए कोई पैटर्न बनाया है तो फॉलो तो उसी को करेंगे ना साहब। उसको छोड़ के जाएंगे तो फिर उस पैटर्न की क्या जरूरत थी? मानो ना इस बात को, वो पैटर्न ही सारा खराब है साहब। इसलिए जो जानकारी, अच्छा एक और जो है ना, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जितने भी नेता हैं, मतलब मैं एक बड़ी कमाल की बात यह है कि उनके इर्द गिर्द जो हमेशा ज्यादातर उनके साथ रहते हैं, एक भी मास लीडर नहीं, एक भी मास लीडर नहीं है। अब मास लीडर से आपका संवाद है नहीं उस तरीके का। मास लीडर जी अगर राहुल गांधी जी के पास बैठे हुए, वो मास लीडर रहेंगे कैसे साहब? आप ही बताइए। मास लीडर को तो अपने क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, अपने लोगों की सुननी पड़ेगी, पूरा दिन लोगों की सुननी पड़ेगी साहब। वो जो उनके पास बैठते हैं वो लोग होते हैं कि जो सुनाते हैं जी, उनका काम सुनाने का है, इनका काम सुनने। मास लीडर का काम तो सुनना, लोगों की सुनो, उनके समाधान ढूंढो, उनके समाधान करने की कोशिश करो, लोगों को जोड़ो। लेकिन जो हाईकमान के पास जो लोग होते हैं वो सुनाने वाले लोग होते हैं जी। सोचा, मीडिया से सोच लिया, महेंद्र जी से पूछ के कर लिया, हाँ जी फलाने जी क्या है जी, उसको फिर उसको एक डिजाइन करके अब बेहतरीन तरीके से उसको पेश कर दिया। अब जो है कि सारी बातों का लब्बो लुबाब ये है कि भाई कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक व्यवस्था ऐसी है
कि हाल फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि भी सुधर भी सकते नहीं, हैं। उम्मीद है साहब, कैसे? उम्मीद है साहब, उम्मीद एक ही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं ऐसे मत सोचना कि भाई मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, नहीं, आप नजदीकी हैं उनके। नहीं, ये मैं बता भी देता हूँ अपने नहीं, मैं दर्शकों को, बता आप नजदीकी हैं उनके। नहीं साहब, मैं कह देता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि हम उनके नज़दीकी हैं या उनको हम अपना नेता मानते हैं इसलिए हम उनको कह रहे हैं। मैं कहता हूँ साहब, आज आप किसी भी नेता की, किसी पे भी नेता पे भरोसा करने से पहले उसकी कार्यप्रणाली देखिए क्या है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे नेता हैं जो आज भी सुबह घर से निकलते हैं, शाम हो जाती है साहब, रात के 10 बज जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। कभी उनके डेली के रूट प्लान चेक कर लीजिए आप, उनके अलावा किसी दूसरे नेता के बता दीजिए आप इतने प्रोग्राम। मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बराबर का तो दूसरा नेता दीपेंद्र ही है ना जी, हरियाणा में जो फिर रहा है, जो नायब सिंह सैनी जी इतना फिर रहा है ना जी, उसके बराबर अगर कोई कांग्रेस में फिर रहा है तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। नहीं, फिर बात मैं ये सुनो होगी ना। दूसरी बात, प्रोटेस्ट करना है, यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट में दीपेंद्र आएगा, नेशवे के प्रोटेस्ट में दीपेंद्र आएगा, भाई बेरोजगारों के प्रोटेस्ट में दीपेंद्र आएगा, पेंशन के, पुरानी पेंशन के प्रोटेस्ट में दीपेंद्र आता है। और वो अकेला इंसान जो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को तो नजरअंदाज करने के लिए सारे लगे पड़े हैं। बहुत से लोग जो हैं, जो हुड्डा फैमिलीज के क्रिटिसाइजर हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हुड्डा ही सब कुछ। क्यों भाई? हुड्डा इसलिए सब कुछ है साहब क्योंकि वो लोगों के बीच में है, वो लोगों के साथ है, विधायक उनके साथ हैं, और तो और जो विधायक बनने के काबिल जो लोग हैं ना, वो भी उनके साथ हैं, पूरे हरियाणा के। लेकिन पैन हरियाणा आप जाइए, लेकिन आखिरी गणित तो फिर वहीं आके रुक जाता है ना, कि भी चलो मान लिया ये आपकी सारी महेंद्र जी एक बात बताइए, आखिरी तो फिर वही है कि भी सरकार बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो स्थिति, जो रणनीति, जो होल्ड होना चाहिए, वो तो ये नहीं कर पाते। हाँ, अब की बार नहीं कर पाए और अगली बार भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं ये एक सवाल मेरा ये था कि भी ये जो लोग, बहुत सारे लोग कांग्रेस से उम्मीद बांधे बैठे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब की बार चलो हो गया, आगे सुधर जाएंगे, आगे कार्यकर्ता भी हैं जो सरकार की वेट कर रहे हैं, लोग भी हैं जो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं कि भी आगे विधायक बन जाएंगे या सरकार में कोई साझेदारी हो जाएगी। मतलब ये लोग क्यों ना विकल्प तलाशे, क्यों ना अब आज लोग इनेलो की तरफ देखें, क्यों ना जेजेपी की तरफ देखें। भाई जब इनको सुधरना ही नहीं है, इनको लास्ट में आपने सारी चीजें कह दी, लास्ट में आके इनका वही है कि कोई नाराज हो जाएगा। अभी आपने कहा कि भाई इनका लास्ट में आके सारा काम खराब हो जाता है, हो जाएगा। नहीं तो फिर तो विकल्प तो एक ही रह गया ना। अब बीजेपी की बात करते हैं, हाँ भाई कांग्रेस में तो ये सारा सर्कस है जी, मतलब वो सुधरने वाली सर्कस तो हर जगह है जी। हाँ नहीं, सर्कस के समाधान होंगे, अब संगठन बन गया है, संगठन बन गया है, सर्कस का समाधान होगा। क्या संगठन से क्या होता है? जैसे संगठन बन गया, क्या फर्क हो गया? जैसे कांग्रेस आज से 5 साल पहले इन्फॉर्मेशन, मैंने जो बताया था ना आपको, इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, क्या जैसे नई इन्फॉर्मेशन क्या निकली अभी जैसे जिससे कोई सुधार हुआ हो? नहीं, सुधार की बताता हूं मैं आपको। जो प्रभारी कल्चर हैवी था ना, मेरे हिसाब से संगठन बनने के बाद, जब डायरेक्ट जिलाध्यक्षों की बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकती हो, अपने जिलाध्यक्षों की बात डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच सकती हो, या सीएलपी तक पहुंच सकती हो, तो ये कुछ न कुछ सुधार। आउटकम क्या है उसका? आउटकम आज भी वो जो जिन नेताओं की टसल थी वो आज भी क्यों बनी हुई? आज भी एक दूसरे से बात टसल तो जी बीजेपी के अंदर भी सेम टू सेम आज भी नहीं, टसल बीजेपी की भी नहीं। अभी देखोगे आप, अनिल विज की टसल नहीं खत्म हो रही है जी, अनिल विज की उनकी चलती रहती है। सरकार है वो जो सरकार, वो छतरी है, यही फर्क है, वो छतरी है, वो इन कमियों को ढक लेती है। फर्क ही सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर इससे ज्यादा बात हुई है ना कि भी आप कोई बात नहीं, समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, सब कुछ होगा, ठीक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं तो बिल्कुल श्योर कह देता हूँ जी, एक दिन हरियाणा के प्रदेश, इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ये इन हालात में किस हालात, कैसे हालात बदलेंगे साहब? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।